अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 3 दिनों की बारिश ने एक पूरे गांव की किस्मत बदल दी, तो क्या आप यकीन करोगे? नमस्कार दोस्त, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी यू डोंट नो हिंदी में, जहां आज हम लेकर आए हैं हमारी एक और दिल को छू लेने वाली कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके ज़रा बताइए कि आप ये कहानी किस शहर या गांव से सुन रहे हैं और इस समय आपके वहाँ कितने बजे हैं। अगर आपको गांव की ऐसी भावुक, सच्ची और जीवन से जुड़ी कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए चलते हैं उस पुराने गांव में जहां लगातार 3 दिनों तक हुई बारिश ने लोगों की बुझती उम्मीदों में फिर से जान डाल दी। जेठ का महीना अपने पूरे कहर पर था। गांव सूरजपुर की धरती ऐसी तप रही थी जैसे किसी ने उसे अंगारों की थाली पर रख दिया हो। सुबह का सूरज भी अब सुबह जैसा नहीं लगता था। वह लाल आंखों वाला कोई कठोर आदमी लगता जो आसमान की दहरी पर खड़ा होकर पूरे गांव को घूर रहा हो। मुर्गे की पहली बांग के साथ ही गर्मी घरों के दीवारों से उतरकर आंगन में फैल जाती। मिट्टी की झोपड़ियों की छत रात भर की थोड़ी बहुत ठंडक भी संभाल नहीं पाती थी। जैसे ही दिन चढ़ता दीवारें तपने लगती, चूल्हे की राख गर्म हो जाती और पानी से भरे घड़े भी दोपहर तक गुनगुने पड़ जाते। मंगलू चौधरी अपने घर के बाहर बनी छोटी सी मचान पर बैठा था। उसके कंधे पर पुराना सफ़ेद गमछा पड़ा था जो पसीने से भीगकर भारी हो चुका था। सामने दूर तक फैले खेतों को देखकर उसकी आंखों में चिंता की महीन लकीरें और गहरी हो जाती। वो खेत जो हर साल इसी समय तक धान की तैयारी की खुशबू से भर जाते थे, इस बार फटी एड़ियों जैसी दिखाई दे रही थी। मट्टी जगह जगह दरक गई थी। बड़ी बड़ी दरारें ऐसी लगती जैसे धरती ने प्यास से अपना मुंह खोल दिया हो। इस बार पानी ने मुंह फेर लिया सरजू, मंगलू ने धीमे स्वर में कहा। सरजू मंगलू चौधरी की धर्म पत्नी थी। सरजू देवी आंगन में खाली मटकों के पास बैठी थी। उनकी हथेलियों में सूखे आटे की रेखाएं लगी थी, मगर रोटी सेकने की जल्दी नहीं थी। चूल्हे में आग जलना भी इस गर्मी में एक सजा जैसा था। उन्होंने सिर उठाकर मंगलू की तरफ देखा। भगवान इतना भी कठोर नहीं होगा, उन्होंने कहा। बरसात आएगी, देर है, अंधेर नहीं। मंगलू ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह जानता था सरजू उसे हिम्मत दे रही है, लेकिन खुद उसके भीतर भी वही डर पल रहा था। घर में रखा बीज धूप से बचाकर बांस की टोकरी में रखा था। बैलों के लिए चारा कम बचा था। कुएं का पानी नीचे उतर चुका था और गांव के लोग हर सुबह एक ही बात पूछते, बादल दिखे क्या? कन्हैया मंगलू का 17 साल का बेटा हाथ में छोटी बाल्टी लिए कुएं से लौटा। बाल्टी आधी ही भरी थी। उसके माथे पर पसीने की धार बह रही थी और पैरों पर धूल चिपक गई थी। बापू, वह बोला, कुएं में पानी बहुत नीचे चला गया, रस्सी पूरी छोड़नी पड़ती है। मंगलू ने बाल्टी की ओर देखा। पानी की थोड़ी सी मात्रा भी इस समय घर की सबसे कीमती चीज लगती थी। संभाल कर रखना, उसने कहा, जानवरों को भी देना है। गांव की गली में सन्नाटा फैला था। दोपहर होते होते बच्चे भी बाहर निकलना छोड़ चुके थे। पीपल के पुराने पेड़ के नीचे जहां कभी बुजुर्गों की बैठक लगती थी, अब केवल सूखे पत्ते सर्राते थे। कभी कभी दूर मंदिर की घंटी धीमी सुनाई देती, मगर उस आवाज में भी जैसे थकान घुली रहती।
तालाब का किनारा फट चुका था। जहाँ पहले बच्चे कूद फांदते थे, वहाँ अब गाय सूखी मट्टी सूंघकर लौट आती। दोपहर ढलने से पहले राम दुलारी बुआ अपनी लाठी टेकते हुए मंगलू के घर के सामने आकर रुकी। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, मगर आंखें अब भी तेज थी। सिर पर लाल किनारे वाली फीकी साड़ी थी। उन्होंने आसमान की ओर देखा, फिर खेतों के दिशा में। ऐसी गर्मी मैंने बहुत साल पहले देखी थी, बुआ ने कहा। तब भी लोग डर गए थे, लेकिन तीसरे पहर बादल ऐसे आए थे कि पूरा गांव पानी से नहा गया था। कन्हैया ने पूछा, सच बुआ, तब भी खेत ऐसे सूख गए थे? इससे भी बुरे, बुआ बोली। लेकिन धरती माँ है, बेटा देर से सही बच्चों को खाली हाथ नहीं रखती। मंगलू ने बुआ की बात सुनी, पर उसके चेहरे पर राहत नहीं आई। किसान की उम्मीद और डर दोनों मिट्टी से बंधी होती है। आसमान पर भरोसा करना पड़ता है, मगर पेट की आग भरोसे से नहीं बुझती। शाम होते होते गांव के चबूतरे पर कुछ लोग जमा हुए। शिवलाल काका अपनी पुरानी बैलगाड़ी के पास खड़े बैलों की पीठ सहला रहे थे। बैलों की पसलियां हल्की हल्की दिखने लगी थी। हरिकेश मछुआरा भी नदी की तरफ से लौट रहा था, कंधे पर खाली जाल लटकाए। नदी अब नदी कम, पतली सी थकी हुई रेखा ज़्यादा लगती है। मछली तो दूर। हरिकेश ने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, आज तो जाल भी पानी ढूंढता रह गया। किसी ने खुलकर हंसी नहीं हंसी। सबके चेहरों पर एक जैसी चिंता थी। भोलानाथ बाबा, जो गांव के सबसे पुराने किसानों में गिने जाते थे, पीपल के नीचे बिछी चटाई पर बैठे थे। उनकी सफ़ेद दाढ़ी हवा में हल्की सी हिल रही थी। उन्होंने मिट्टी की एक सूखी ढीली उठाई, हथेली में दबाई, फिर उसे टूटते हुए देखा। धरती बहुत प्यासा गई है, बाबा ने कहा। पहली बारिश आई तो कोई जल्दीबाजी मत करना। पानी को पहले मिट्टी में उतरने दो, फिर धान की तैयारी शुरू करना। मंगलू ने अंदर से सिर हिलाया। बीज तो तैयार है बाबा, बस पानी का इंतज़ार है। बाबा ने आसमान की तरफ देखा। दक्षिण की ओर हल्की धुंधली रेखा दिखाई दे रही थी। वह बादल था या गर्मी की धूल, कोई पक्का नहीं कह सकता था। हवा बदलेगी, बाबा ने धीरे से कहा। धरती की गंध पहले आती है, पानी बाद में। रात धीरे धीरे उतरी। घरों के लालटेनें जल उठी। उनकी पीली प्रकाश में मिट्टी की दीवारें और उदास लगती। सरजू ने चूल्हे पर रोटी सेकी। सूखी लकड़ियों की चट-चट आवाज़ आंगन में गूंजती रही। गर्मी इतनी थी कि आग के पास बैठना भी मुश्किल हो रहा था। फिर भी घर का पेट उसी आग से भरता था। खाने के बाद मंगलू बाहर चारपाई पर लेट गया। कन्हैया उसके पास ही बैठा आसमान देख रहा था। तारों की भीड़ थी, पर बादलों का कोई भरोसामंद टुकड़ा नहीं। दूर कहीं से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आई। फिर गाँव फिर शांत हो गया। बापू, कन्हैया ने धीमे से पूछा, अगर बारिश नहीं हुई तो? मंगलू का गला कुछ क्षण के लिए सूख गया। उसने बेटी की तरफ देखा। उस उम्र में लड़के सपने देखते हैं, हिसाब नहीं लगाते। लेकिन कन्हैया की आंखों में अब खेत का डर उतर आया था। बारिश होगी, मंगलू ने कहा, मगर आवाज़ में वह मजबूती नहीं थी जो वह दिखाना चाहता था। सरजू भीतर से बोली, बुरे बोल मुंह से मत निकालो, रात सुनती है। कुछ देर बाद हवा में हल्की सी हरकत हुई, बहुत हल्की, जैसे किसी ने दूर कहीं बंद दरवाज़ा धीरे से खोला हो। पीपल के पत्ते सूखी खनक के साथ हिले। मंगलू उठकर बैठ गया। उसने गमछे से गर्दन पोंछा और नाक से हवा को महसूस किया। गर्मी अभी भी थी, लेकिन उसमें एक बेहद महीन बदलाव घुल रहा था।
जैसे तपती देह पर किसी ने दूर से पानी का नाम ले लिया हो। भोलानाथ बाबा की बात उसे याद आई। धरती की गंध पहले आती है, पानी बाद में। मंगलू ने अंधेरे में खेतों की ओर देखा। सूखी धरती चुप थी, मगर उस चुप्पी में अब पहला जैसा मरापन नहीं था। कहीं बहुत दूर आसमान के कोनों में धीमी सी गरगराहट हुई, इतनी धीमी कि शायद कोई और सुन भी ना पाए। कन्हैया ने चौंक कर पूछा, बापू ये बादल था? मंगलू ने बहुत देर बाद पहली बार गहरी सांस ली। हाँ बेटा, उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। लगता है धरती की पुकार ऊपर तक पहुंच गई। उस रात सूरजपुर सोया जरूर, पर नींद सबकी हल्की थी। हर घर में कोई ना कोई आधी रात को उठकर आसमान देखता रहा। सूखे खेत, खाली तालाब, थके बैल, बुझती उम्मीदें, सब जैसे चुपचाप उस पहली बूंद का इंतजार कर रहे थे। और दूर आसमान में बादलों की पहली कतार धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। सुबह होने से पहले ही मंगलू की आंखें खुल गई। आदत के अनुसार उसने सबसे पहले आसमान की ओर देखा। रात की काली चादर अभी पूरी तरह टूटी नहीं थी, लेकिन आज कुछ अलग था। ऊपर दूर दूर तक फैले अंधेरी परत के बीच धूसर बादलों के बड़े बड़े झुंड दिखाई दे रहे थे। हवा में भी बीते कई हफ्तों से गायब एक नमी थी। वह चारपाई से उठा और आंगन में आ गया। पीपल के पत्ते लगातार हिल रहे थे। आम के पेड़ की डालियां धीरे धीरे झूम रही थी। मिट्टी की सूखी गंध में एक अजीब सी बेचैनी घुल गई थी, जैसे धरती स्वयं सांस रोककर किसी बड़े घटना का इंतजार कर रही हो। कुछ ही देर बाद सरजू भी बाहर आ गई। आज हवा बदली बदली लग रही है, उन्होंने आसमान देखते हुए कहा। मंगलू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें बादलों पर टिकी थी। गांव में सूर्योदय से पहले ही चर्चा शुरू हो गई। कोई कुएं पर खड़ा बादलों को देख रहा था, कोई अपने घर की छत पर चढ़कर आसमान निहार रहा था। कोई कह रहा था आज जरूर बरसेगा, तो कोई सावधानी से जवाब देता पहले भी कई बार धोखा दे चुका है। लेकिन आज का आकाश सचमुच अलग दिखाई दे रहा था। सुबह धीरे धीरे आगे बढ़ी। सूरज बादलों के पीछे छिप गया। दोपहर तक पूरा आसमान मोटी परत से ढक गया। रोशनी मंद हो गई। पक्षियों की आवाज़ भी बदल गई। कौवे बार बार उड़कर पेड़ों पर बैठ रहे थे। गौरैया तेजी से अपने घोंसलों की ओर लौट रही थी। भोलानाथ बाबा अपने घर के बाहर बैठे आसमान को देख रहे थे। उनकी आंखों में वर्षों का अनुभव था। उन्होंने धीरे से कहा, अब दूर नहीं है। उधर कन्हैया बार बार खेतों तक दौड़ जाता और फिर लौट आता। हर बार उसे लगता कि शायद पहली बूंद गिरने वाली है, लेकिन बादल केवल गरजते बरसते नहीं। दोपहर ढलने लगी। हवा अचानक तेज हो गई। धूल का एक बड़ा गुबार पूरे गांव में घूम गया। पेड़ों की टहनियाँ झुक गई। सूखे पत्ते हवा में उड़ने लगे। लोग जल्दी जल्दी घरों की ओर भागने लगे। और तभी आकाश में ऐसी गड़गड़ाहट हुई कि पूरा गांव कांप उठा। कन्हैया उछलकर खड़ा हो गया। सरजू ने तुरंत आंगन में सूख रही चीज़ों को समेटना शुरू कर दी। राम दुलारी बुआ ने अपने बरामदे से आसमान की ओर देखा और मुस्कुरा दी। अगले ही क्षण एक मोटी बूंद आकर मिट्टी पर गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर ऐसा लगा जैसे ऊपर किसी ने पानी का विशाल धार खोल दिया हो। बारिश शुरू हो चुकी थी। पहले तेज, फिर और तेज, फिर इतनी तेज कि सामने का घर भी धुंधला दिखाई देने लगा। कई महीनों से सूखी पड़ी धरती पानी को लालच की तरह पीने लगी। आंगनों में धूल की जगह छींटे उछलने लगे। कच्ची गलियों में पानी की पतली धाराएं बह निकली। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव बारिश में भीग गया। कन्हैया खुद को रोक नहीं पाया। वह बाहर दौड़ गया।
बरसते पानी में हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। उसकी हंसी पूरे आंगन में गूंज उठी। मंगलू बरामदे से उसे देखता रहा। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर भी मुस्कान आई। शाम तक बारिश जारी रही, कभी हल्की कभी तेज, लेकिन रुकी नहीं। रात को लालटेन की रोशनी में भी छप्परों पर गिरती बूंदों की लगातार धुन सुनाई दे रही थी। वह आवाज़ किसी गीत जैसी लग रही थी, ऐसी गीत जिसका इंतज़ार पूरे गांव ने महीनों तक किया था। अगली सुबह बारिश अब भी जारी थी। आसमान पूरी तरह बादलों से ढका हुआ था। तालाबों के किनारों पर पानी जमा होने लगा था। सूखी पड़ी नालाएं फिर से बहने लगी थी। गांव के लोग छाते, बोरे और गमछे ओढ़कर बाहर निकल रहे थे। हर चेहरे पर चमक थी। शिवलाल काका अपने बैलगाड़ी के पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। देखो, उन्होंने बैलों से कहा, तुम्हारे दिन लौट आए। बैल भी जैसे पहले से अधिक जीवित लग रहे थे। हरिकेश मछुआरा नदी की ओर गया। वहां पहुंचकर उसकी आंखें चमक उठी। पानी का बहाव बढ़ चुका था। सूखी पड़ी धार फिर से जागने लगी थी। अगर ऐसा ही बरसता रहा, उसने मन ही मन सोचा, तो इस साल जाल खाली नहीं लौटेगा। उधर मंगलू अपने खेत देखने गया। जहां कल तक दरारें थी, वहां अब पानी भरना शुरू हो चुका था। मिट्टी मुलायम होने लगी थी। धरती का रंग बदल रहा था। वह कुछ देर तक बिना बोले खड़ा रहा। कई महीनों की चिंता धीरे धीरे उसके भीतर से पिघल रही थी। शाम तक बारिश दूसरे दिन भी जारी रही, कभी रिमझिम कभी मूसलाधार। रात को तो ऐसा लगा जैसा पूरा आकाश ही पानी बन गया हो। छप्परों से धाराएं गिर रही थी। आंगनों में छोटे छोटे पोखर बन गए थे, लेकिन इस बार किसी को शिकायत नहीं थी। किसी ने भी पानी को बोझ नहीं समझा। हर बूंद आशा बनकर गिर रही थी। तीसरा दिन सुबह जब सूरज निकलने की कोशिश कर रहा था, तब भी बादल डटे हुए थे। बारिश पहले 2 दिन जितनी उग्र नहीं थी, लेकिन लगातार हो रही थी। धीमी, स्थिर, गहरी, जैसे धरती की हर प्यास को पूरी तरह मिटाना चाहती हो। गांव के चारों ओर का दृश्य बदलने लगा था। कच्चे रास्तों के किनारे नई घास झांकने लगी। बांस की डालियां धुलकर चमक उठी। आम के पेड़ों की पत्तियां धुलकर हरी हो गई। हवा में अब धूल नहीं थी, सिर्फ भीगी मिट्टी की मदहोश कर देने वाली सुगंध थी। दोपहर के समय मंगलू, कन्हैया और भोलानाथ बाबा खेतों की तरफ गए। तीनों कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे। उनके सामने फैला खेत अब पानी से चमक रहे थे। जहां कुछ दिन पहले सूखे दरारें थी, वहां अब आसमान का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। कन्हैया की आंखों में उत्साह था। बापू, उसने कहा, इस बार धान खूब होगा। मंगलू मुस्कुराया, लेकिन जवाब भोलानाथ बाबा ने दिया। धान तभी खूब होगा बेटा, उन्होंने कहा, जब मेहनत भी खूब होगी। फिर उन्होंने पानी से भरे खेतों की ओर देखा। उनकी आंखें चमक रही थी, लेकिन इतना तय है, उन्होंने धीरे से कहा, धरती ने इस साल हार नहीं मानी। शाम होते होते बारिश धीरे धीरे थमने लगी। बादल अब भी थे, लेकिन उसकी गर्जन शांत हो चुकी थी। दक्षिण दिशा में हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई दी। 3 दिनों बाद पहली बार सूर्य की किरणें बादलों के बीच से झांकी। उन किरणों ने पानी से भरे खेतों को सोने जैसा चमका दिया। पूरा गांव उस दृश्य को देखता रह गया। मंगलू ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अब चिंता नहीं थी। सरजू के मन में अब डर नहीं था। कन्हैया के भीतर नए सपने जन्म ले चुके थे, और सूरजपुर गांव, जो कुछ दिन पहले तपती निराशा में डूबा हुआ था, अब नई शुरुआत की दहरी पर खड़ा था। उसे अभी नहीं पता था कि आने वालों दिनों में नदियां भरेंगी, तालाब लबालब होंगे, आम पकेंगे, मछलियां लौटेंगी, और धान की तैयारी पूरे गांव को फिर से एक नई रौनक से भर देगी। लेकिन उस शाम हर आदमी एक बात समझ चुका था,
3 दिनों की बारिश केवल मौसम नहीं बदलती, कभी कभी वह लोगों को दिलों में बुझती हुई उम्मीद भी फिर से जगा देती है। 3 दिनों तक लगातार बरसने के बाद अब चौथी सुबह आई। जब चौथी सुबह आई तो सूरजपुर गांव जैसे किसी नई रूप में जागा। वहाँ वही गांव था, वही कच्ची गलियाँ थी, वही मिट्टी के घर थे, लेकिन फिर भी सब कुछ बदल चुका था। हवा में अब तपिश नहीं थी, उसकी जगह ऐसी ठंडक थी जो शरीर से पहले मन को छूती थी। सुबह की पहली किरण जब पानी से भरे खेतों पर पड़ी, जैसे धरती ने हजारों छोटे छोटे आईनाएं बिछा दी हों। मंगलू चौधरी उस दिन बहुत सुबह उठ गया। आदत के अनुसार उसने सबसे पहले आसमान देखा। अब वहाँ काले बादलों का डर नहीं था। सफ़ेद और हल्के भूरे बादल धीरे धीरे तैर रहे थे। सूरज की नरम रोशनी उनके बीच से निकलकर पूरे गांव पर फैल रही थी। घर के बाहर आते ही उसके पैरों के नीचे की मिट्टी हल्की नरम लगी। कुछ दिन पहले यही धरती पत्थर जैसी सख्त थी, आज वही धरती जीवन से भरी हुई थी। सरजू देवी आंगन में झाड़ लगा रही थी। बारिश के बाद धूल गायब हो चुकी थी। मिट्टी की दीवारें धुलकर साफ दिख रही थी। तुलसी के चौरे के आसपास छोटे छोटे हरे अंकुर निकल आए थे। लगता है पूरा गांव नहा धोकर बैठा है। सरजू मुस्कुराकर बोली। मंगलू ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। कुछ ही देर बाद कन्हैया भी बाहर आया। उसकी आंखों में कई दिनों के बाद वह चमक लौट आई थी जो गर्मी ने छीन ली थी। बापू, खेत देखने चले? मंगलू को उसके पूछने का इंतजार ही था। दोनों गमछा कंधे पर डालकर खेतों की ओर निकल पड़े। रास्ते में जो दृश्य दिखाई दे रहे थे वह कुछ दिन पहले तक कल्पना जैसे लगते। कच्ची पगडंडियों के किनारे नई घास उगाई थी। झाड़ियों पर धुले हुए पत्ते चमक रहे थे। बांस की झाड़ियों से गुजरती हवा मधुर सरसराहट पैदा कर रही थी। कहीं कहीं छोटे छोटे पानी के गड्ढे में आसमान दिखाई दे रहा था। गांव के लोग भी अपने अपने काम पर निकल चुके थे। हर चेहरे पर राहत थी, हर चाल में ऊर्जा थी। खेत के पास पहुंचकर कन्हैया कुछ क्षण के लिए रुक गया। उसकी आंखें फैल गई। जहां कुछ दिन पहले सूखे दरारें थी, वहां अब चमकता पानी फैला हुआ था। धान की तैयारी के लिए यही पानी सबसे बड़ा सहारा था। मंगलू कुछ देर तक चुपचाप उस दृश्य को देखता रहा। फिर उसने धीरे से मिट्टी उठाकर हथेली में मली। मिट्टी मुलायम थी, भुरभुरी नहीं। उसी क्षण उसके चेहरे पर संतोष उतर आया। अब काम शुरू होगा, उसने कहा। कन्हैया मुस्कुरा उठा। उसी समय पीछे से भोलानाथ बाबा आते दिखाई दिए। हाथ में पुरानी लाठी थी, सिर पर सफ़ेद पगड़ी, चेहरे पर वही शांत अनुभव। क्या कहता है धरती? उन्होंने पास आते हुए पूछा। मंगलू ने अंदर से जवाब दिया, कहता है अब देरी मत करो। बाबा हंस पड़े। तो फिर सुनो उसकी बात। तीनों देर तक खेतों की मेड़ पर खड़े बातें कर रहे थे। धान की नर्सरी कहाँ बनेगी, किस हिस्से में पहले काम होगा, पानी को किस दिशा में रोका जाएगा, हर बात पर चर्चा हुई। गर्मी के दिनों में जो चिंता थी उसकी जगह अब योजनाएं ने ले ली थी। उधर गांव के दूसरे हिस्से में भी हलचल बढ़ चुकी थी। शिवलाल काका अपनी बैलगाड़ी के पहिए ठीक कर रहे थे। बरसात के बाद खेतों में आने जाने का समय शुरू हो चुका था। उनके दोनों बैल पहले से कहीं अधिक प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। शिवलाल ने उनकी गले पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो भाई, अब फिर से काम मिलेगा। बैलों ने गर्दन हिलाया, मानो वे बात समझ गए हो। पास ही कुछ बच्चे कीचड़ में पैर दबाकर खेल रहे थे। उनकी हंसी पूरे माहौल को और जीवित बना दे रही थी। बारिश रुकने के 2 दिन बाद गांव के आम के बागों में एक नई हलचल शुरू हुई। पेड़ों पर लगे आम तेजी से पकने लगे थे। हर ओर हल्की मीठी खुशबू फैलने लगी।
सुबह की हवा जब बाग से होकर गुजरती तो उसमें आम की महक घुल जाती। कन्हैया और उसके कुछ साथी उस दिन बाग की ओर निकल गए। जमीन पर कई पके हुए आम गिरे पड़े थे, पीले, हरे, कुछ पर हल्का लाल रंग भी झलक रहा था। देखो, कन्हैया ने एक बड़ा आम उठाते हुए कहा। उसका मित्र हंस पड़ा। अब समझ आया कि बारिश का इंतज़ार सब क्यों करते हैं। बच्चे देर तक आम बटोरते रहे। दूर बैठी रामदुलारी बुआ उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। हर साल यही हाल होता है, उन्होंने कहा। पहले गर्मी सबको रुलाती है, फिर बरसात सबको हंसाती है। केवल आम ही नहीं, कटहल के पेड़ पर भी बदलाव साफ दिखाई देने लगा था। बड़े बड़े फल अब पूरी तरह भरने लगे थे। उनकी सुगंध धीरे धीरे पूरे वातावरण में फैल रही थी। गांव की औरतें आने वाले दिनों की बातें करने लगी। कहीं अचार की चर्चा थी, कहीं पकवानों की, कहीं धान के मौसम की तैयारी। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश ने केवल धरती को नहीं, पूरे गांव की बातचीत को भी बदल दिया हो। शाम का समय था। आकाश नारंगी रंग में रंगा हुआ था। पीपल के नीचे हमेशा की तरह कुछ लोग जमा थे, लेकिन आज उनके चेहरों पर चिंता नहीं थी। बातों में उत्साह था, हंसी थी, भविष्य की उम्मीद थी। हरिकेश मछुआरा भी वहां आ बैठा। उसके चेहरे पर चमक थी। नदी का पानी बढ़ने लगा है, उसने कहा। अगर ऐसा ही रहा तो कुछ दिनों में जाल डालने लायक हो जाएगी। फिर तो तुम्हारे अच्छे दिन आ गए, शिवलाल काका ने हंसते हुए कहा। हरिकेश भी हंस पड़ा। सिर्फ मेरे नहीं, पूरे गांव के सब लोग उसकी बात से सहमत थे, क्योंकि बारिश केवल किसानों के लिए नहीं आई थी। वह चरवाहों, मछुआरों, मजदूरों, दुकानदारों, सबके लिए खुशखबरी लेकर आई थी। उस रात मंगलू अपने घर के बाहर बैठा था। आसमान साफ था, कुछ तारे दिखाई दे रहे थे। हवा ठंडी थी। बहुत दिनों बाद उसने अपने भीतर शांति महसूस की। सरजू उसके पास आकर बैठ गई। अब तो मन हल्का है, उन्होंने पूछा। मंगलू ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। हाँ, इतना डर गए थे क्या? कुछ क्षण वह चुप रहा, फिर बोला, जब धरती सूखती है ना सरजू, तो केवल खेत नहीं सूखते, आदमी के मन के भीतर भी दरारें पड़ने लगती है। सरजू ने उसकी बात सुनी, फिर धीरे से बोली, और जब पानी आता है। मंगलू ने दूर खेतों की दिशा में देखा। चांदनी में पानी चमक रहा था। तब लगता है जैसे भगवान फिर से भरोसा लौटा रहा हो। दोनों कुछ देर तक चुप बैठे रहे। दूर कहीं मेंढकों की टर सुनाई दे रही थी। हवा में आम की हल्की खुशबू तैर रही थी। पीपल के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे और पानी से भरे खेत चांदनी में चमकते हुए मानो आने वाले सुनहरे दिनों का वादा कर रहे थे। सूरजपुर की धरती अब पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन असली काम अभी शुरू होना बाकी था। धान के बीज तैयार थे, खेत तैयार थे, लोग तैयार थे, और आने वाले दिनों में पूरा गांव एक साथ जुटने वाला था। क्योंकि हरियाली केवल बारिश से नहीं आती, उससे मेहनत, उम्मीद और मिलकर किए गए श्रम से भी सींचना पड़ता है। बारिश थमे कई दिन बीत चुके थे, लेकिन उसकी छाप सूरजपुर की हर कोनों में दिखाई दे रही थी। सुबह जब पहली रोशनी गांव पर उतरती तो लगता जैसे पूरी धरती किसी नई जीवन से भर गई हो। खेतों में खड़ा पानी अब स्थिर नहीं था, उसकी सतह पर हल्की हवा लहरें बनाती थी। दूर दूर तक फैले हरियाली आंखों को ठंडक देती थी। जिन रास्तों पर कुछ सप्ताह पहले धूल उड़ती थी, वहां अब मुलायम घास उगाई थी। उस सुबह कन्हैया घर से निकलते ही रुक गया। सामने से आती हवा में एक अलग ही ताजगी थी। वह कुछ क्षण आंखें बंद करके खड़ा रहा। गीली मिट्टी की सौंधी महक, पेड़ों से गिरती ओस की नमी, दूर किसी घर से उठती लकड़ी के चूल्हे का धुआं और मंदिर से आती मधुर ध्वनि, सब मिलकर ऐसा वातावरण बना रहे थे कि मन अपने आप प्रसन्न हो जाए। कहाँ खो गया?
पीछे से मंगलू की आवाज़ आई। कन्हैया मुस्कुराया, बस ऐसे ही, अच्छा लग रहा है। मंगलू ने चारों ओर देखा। अच्छा तो लगेगा ही, पूरा गांव जैसे फिर से सांस लेने लगा है। वह बात सच थी। सूरजपुर की रफ्तार लौट आई थी, लेकिन इस बार उसके साथ एक नई चमक भी थी। उधर नदी किनारे आज सुबह से ही हलचल थी। हरिकेश मछुआरा अपनी पुरानी जाल को ठीक कर रहा था। बारिश के बाद नदी का स्वरूप बदल चुका था। जो धारा गर्मी में सिकुड़कर पतली रेखा बन गई थी, अब वह फिर से फैलने लगी थी। पानी का रंग साफ था, बहाव मजबूत था। किनारों पर उगी घास हवा के साथ झूम रही थी। हरिकेश ने जाल कंधे पर रखा और पानी की ओर बढ़ गया। उसके साथ 2-3 और लोग भी थे। सबके चेहरों पर उत्सुकता थी, जैसे कोई पुराना साथी लंबे समय बाद वापस लौटा हो। आज किस्मत अच्छी रही तो शाम को खाली नहीं लौटेंगे, हरिकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। पास खड़े एक आदमी ने जवाब दिया, और अगर ज़्यादा मछली मिली तो आधा गांव तेरे घर आ जाएगा। सब हंस पड़े। कुछ देर बाद जाल पानी में फैल गया। धूप की किरणें नदी की सतह पर चमक रही थी। चारों ओर पानी की आवाज़ थी और हरिकेश को ऐसा लग रहा था जैसे उसके जीवन का पुराना काम फिर से लौट आया हो। दूसरी ओर गांव का बड़ा तालाब भी पूरी तरह भर चुका था। बारिश के पानी ने उसकी सूखी तलहटी को ढक दिया था। तालाब का दृश्य देखने लायक था। किनारों पर खड़े पेड़ों का प्रतिबिंब पानी में दिखाई देते। कमल के कुछ पौधे फिर से उगने लगे थे। सफ़ेद बुगले पानी के पास टहलते रहते और सबसे अधिक खुश थे गांव के बच्चे। दोपहर होते ही तालाब के किनारे शोर गूंजने लगता। कोई पानी में छलांग मारता, कोई तैरने की कोशिश करता, कोई किनारे बैठकर दोस्तों पर छींटे उछालता। कन्हैया भी उस दिन वहां पहुंच गया। हालांकि अब वह छोटा बच्चा नहीं रहा, लेकिन तालाब की खुशी उम्र नहीं देखती। कुछ देर बाद वह भी पानी में उतर गया। ठंडे पानी का स्पर्श पूरे शरीर में ताजगी भर देता था। बच्चों की हंसी दूर तक सुनाई दे रही थी। उधर गांव की गलियों में भी रौनक बढ़ने लगी थी। सुबह सुबह बैलगाड़ियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। शिवलाल काका अपनी बैलगाड़ी लेकर खेतों की दिशा में निकलते। पहियों की घूमती आवाज़ अब फिर से रोज़ सुनाई देती थी। कभी खाद ले जानी होती, कभी लकड़ी, कभी बीज, कभी कोई और सामान। गर्मी के दिनों की सुस्ती अब गायब हो चुकी थी। गांव का हर आदमी किसी न किसी काम में व्यस्त दिखाई देता, और आश्चर्य की बात यह थी कि किसी को शिकायत नहीं थी, क्योंकि यह मेहनत उम्मीद के साथ जुड़ी हुई थी। एक शाम मंगलू, कन्हैया और भोलानाथ बाबा खेतों की मेड़ पर बैठे थे। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर उतर रहा था। आकाश सुनहरे और नारंगी रंगों से भर गया था। खेतों में खड़ा पानी उस रंग को अपने भीतर समेटे चमक रहा था। कुछ क्षण तक तीनों चुप रहे। फिर बाबा बोले, याद है कुछ दिन पहले यही जगह कैसी लगती थी? मंगलू हल्के से मुस्कुराए, जैसे किसी ने जीवन छीन ली हो। और अब? कन्हैया ने तुरंत जवाब दिया, अब लगता है जैसे पूरा गांव जाग गया हो। बाबा की आंखों में चमक आ गई। यही खेती है बेटा, कभी परीक्षा लेती है, कभी पुरस्कार देती है। हवा धीरे धीरे बह रही थी। संध्या का वह दृश्य इतना शांत था कि लगता था समय कुछ देर के लिए ठहर गया हो। अगले कुछ दिनों में तैयारी और तेज हो गई। धान की बुआई का समय बिल्कुल सामने था। गांव के घरों में इसी की चर्चा होने लगी। किसके खेत में पहले काम होगा, कहाँ मजदूर जुटेंगे, किसके पास कितना बीज है। हर बातचीत खेत के इर्द गिर्द घूमती। सरजू देवी भी घर के कामों के साथ तैयारी में लगी थी। उन्होंने धान के बीज रखने वाली टोकरी निकाली, उसे साफ किया, धूप दिखाई और सावधानी से सब व्यवस्थित किया। इस बार भगवान ने देर से दिया, उन्होंने कहा, लेकिन दिया भरपूर है। मंगलू ने सहमति में सिर हिलाया। वह जानता था कि असली मेहनत अब शुरू होगी, लेकिन इस बार उसके मन में डर नहीं था।
उधर हरिकेश मछुआरा उस शाम मुस्कुराता हुआ घर लौटा। उसकी जाल में अच्छी मछलियां फंसी थी। नदी ने अपना वादा निभाना शुरू कर दिया था। तालाबों में पानी भर चुका था। खेतों में जीवन लौट आया था। पेड़ों पर आम और कटहल पक रहे थे। गांव की औरतें नई फसल की बातें कर रही थी। बच्चे बारिश की कहानियां सुन रहे थे और बुजुर्ग हर शाम बैठकर मौसम की चर्चा करते। सूरजपुर फिर से वही सूरजपुर बनता जा रहा था जिसे लोग अपने दिल में बसाए रखते थे। उस रात गांव पर पूर्णिमा की चांदनी उतर आई थी। आसमान साफ था। खेतों में भरा पानी चांद की रोशनी को चमकाते दर्पण की तरह लौटा रहा था। मंगलू अपने घर के बाहर खड़ा दूर तक फैले खेतों को देख रहा था। उसके पास कन्हैया भी आकर खड़ा हो गया। दोनों कुछ देर तक बिना बोले उस दृश्य को देखते रहे। फिर कन्हैया ने पूछा, बापू अब आगे क्या होगा? मंगलू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने सामने फैले खेतों की ओर देखा। अब बेटा धान का मौसम शुरू होगा। अब इन खेतों में बीज उतरेंगे। अब मेहनत और उम्मीद साथ साथ चलेंगे। दूर कहीं से बैलों की घंटी बजी। रात की हवा में पके आमों की हल्की सुगंध तैर रही थी और सूरजपुर की धरती जो कुछ सप्ताह पहले तपिश से कहर रही थी, अब आने वाले फसल के सपने सजो रही थी। धान का समय आ चुका था और पूरे गांव की नज़र अब उस सुबह पर थी जब पहली बार बीज पानी से भरे खेतों में उतरेंगी। मुर्गे की पहली बांग के साथ ही गांव जागने लगा। आसमान अब भी नीला था। पूर्व दिशा में सूरज की पहली लाली उभर रही थी। मंगलू चौधरी सबसे पहले उठ गया। उसने आंगन में रखे घड़े से पानी लेकर मुंह धोया और कुछ क्षण के लिए आसमान की ओर देखा। हवा ठंडी थी। दूर खेतों की दिशा से मेंढकों की धीमी आवाज़ आ रही थी। पेड़ों पर बैठे पंछी धीरे धीरे जाग रहे थे। आज उसके चेहरे पर वैसी चिंता नहीं थी जो कुछ सप्ताह पहले रहती थी। आज उसकी आंखों में उद्देश्य था। सरजू देवी भी जल्दी उठ गई थी। रसोई में चूल्हा जल चुका था। सूखी लकड़ियों की चट चट की आवाज़ सुबह की शांति में गूंज रही थी। तवे पर रोटियां सिक रही थी। मिट्टी के बर्तन में गुड़ रखा था और साथ ले जाने के लिए सादा भोजन तैयार किया जा रहा था। सब जल्दी निकलेंगे, सरजू ने कहा। आज कोई देर नहीं करेगा। मंगलू मुस्कुराया। आज देर करने का मन भी किसी को नहीं होगा। उसी समय कन्हैया बाहर आया। उसके चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। बापू बैल तैयार हैं। अच्छा है, मंगलू ने कहा। आज काम की शुरुआत शुभ होना चाहिए। सूरज उतरते उतरते पूरा गांव खेतों की दिशा में बढ़ने लगा। कहीं बैलगाड़ियां चल रही थी, कहीं लोग कंधों पर औजार रखे जा रहे थे, कहीं महिलाएं बीज की टोकरी संभाल रही थी। कच्चे रास्तों पर एक अलग ही चहल पहल थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा सूरजपुर एक साथ किसी बड़े उत्सव में शामिल होने जा रहा हो। खेतों के पास पहुंचते ही दृश्य और भी सुंदर दिखाई देने लगा। पानी से भरे खेत सुबह की सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे। हल्की हवा चल रही थी। आसमान साफ था। दूर दूर तक फैले हरियाली मन को प्रसन्न कर रही थी। भोलानाथ बाबा पहले से वहाँ मौजूद थे। वह मेड़ पर खड़े सबको आते देख रहे थे। उनकी आंखों में संतोष था। लो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जिस दिन का इंतज़ार था वह आ गया। मंगलू ने झुककर प्रणाम किया। आपकी बात सही निकली बाबा। धरती ने हार नहीं मानी। बाबा ने धीरे से कहा, धरती तब तक हारती नहीं जब तक उसके लोग उम्मीद नहीं छोड़ते। काम शुरू हुआ। बैल खेत में उतरे। पानी में उनके कदमों से गोल गोल लहरें बनने लगी। मंगलू और कन्हैया पूरी लगन से जुट गए। धीरे धीरे दूसरे लोग भी अपने अपने हिस्से का काम करने लगे। महिलाएं सावधानी से बीज तैयार कर रही थी। पुरुष खेत संवार रहे थे। हर तरफ श्रम की लय थी। कोई शोर नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ काम, और उस काम के भीतर छिपा भविष्य। सूरज ऊपर चढ़ता गया, लेकिन इस बार गर्मी परेशान नहीं कर रही थी।
हवा में नमी थी, बादलों के छोटे छोटे टुकड़े बीच बीच में सूरज को ढक लेते थे। दोपहर तक कई खेत में बुआई शुरू हो चुकी थी। कन्हैया बार बार अपने खेत को देखकर खुश हो रहा था। कुछ सप्ताह पहले यही जगह सूखी और बेजान दिखाई देती थी। आज वहीं जीवन बोया जा रहा था। देखना बापू, उसने कहा, इस बार खेत बहुत सुंदर लगेंगे। मंगलू ने उसके कंधे पर हाथ रखा। खेत तभी सुंदर लगते हैं बेटा, जब उनमें मेहनत दिखाई दे। दोपहर के समय सब लोग कुछ देर आराम करने के लिए मेड़ पर बैठ गए। सरजू और गांव के दूसरे महिलाएं भोजन लेकर आई। रोटियां, गुड़, प्याज और सादा सब्जी। कोई बड़ा भोजन नहीं था, लेकिन मेहनत के बीच वह भोजन किसी दावत से कम नहीं लग रहा था। सब लोग साथ बैठकर खाने लगे। बातों का विश्वास भी वही था। फसल, मौसम, धान, आने वाले दिन। शिवलाल काका हंसते हुए बोले, कुछ दिन पहले सबके चेहरे ऐसे थे जैसे दुनिया खत्म होने वाली हो। सब लोग हंस पड़े। हरिकेश मछुआरा भी वहीं बैठा था। उसने कहा, हर आदमी के चेहरे पर चमक लौट आई है। राम दुलारी बुआ ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि पेट की उम्मीद लौट आई है। उनकी बात सुनकर कुछ क्षण के लिए सब शांत हो गया। सच यही था, गांव की सबसे बड़ी ताकत उम्मीद होती है। शाम तक काम चलता रहा। धीरे धीरे खेतों में धान के बीज उतरते गए। सूरज पश्चिम की ओर डूबने लगा। मंगलू कुछ देर के लिए काम रोककर खड़ा हो गया। उसने सामने फैले खेतों को देखा। उसकी आंखों के सामने पिछले कई महीने घूम गए। भीषण गर्मी, सूखी धरती, खाली तालाब, चिंता भरी रातें, बारिश का इंतजार, पहली गड़गड़ाहट, 3 दिनों की लगातार बारिश, फिर लौटती हरियाली, और अब यह दिन। उसके मन में एक गहरा संतोष भर गया। सरजू उसके पास आकर खड़ी हो गई। क्या सोच रहे हो? उसने पूछा। मंगलू मुस्कुराया। बस यही कि कभी कभी भगवान देर से सुनता है, लेकिन जब सुनता है तो पूरा सुनता है। सरजू की आंखें भी चमक गई। दोनों कुछ देर तक चुपचाप खेत को देखते रहे। संध्या होने लगी। गांव के लोग धीरे धीरे घरों की ओर लौटने लगी। बैलगाड़ियों के पहिए कच्ची रास्तों पर घूम रहे थे। दूर मंदिर की घंटी बज रही थी। पेड़ों पर लौटती पंछियों का झुंड सुनाई दे रहा था। आसमान नारंगी, गुलाबी और सुनहरे रंगों से भर गया था। सूरजपुर का दृश्य किसी चित्र जैसा लग रहा था, लेकिन यह केवल सुंदर दृश्य नहीं था। यह संघर्ष के बाद मिली राहत का दृश्य था। यह धैर्य का परिणाम था। यह प्रकृति और मनुष्य के रिश्ते का प्रमाण था। रात को मंगलू अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठा था। कन्हैया उसके पास था। आसमान तारों से भरा हुआ था। हवा में हल्की ठंडक थी। दूर कहीं मेंढकों की आवाज़ अब भी आ रही थी। कुछ क्षण बाद कन्हैया बोला, बापू, अगर बारिश नहीं होती तो? मंगलू ने बेटी की ओर देखा, फिर आसमान की तरफ, और धीरे से कहा, तब हम फिर इंतज़ार करते। क्यों? क्योंकि किसान की सबसे बड़ी ताकत यही होती है, वह उम्मीद नहीं छोड़ना जानता। कन्हैया चुप हो गया। उसने सामने अंधेरे में फैले खेतों की ओर देखा। उसे लगा जैसे वहाँ केवल धान के बीज नहीं बोए गए, पूरे गांव के सपने बोए गए हैं, और वह सपने अब धीरे धीरे अंकुरित होंगे। उस रात सूरजपुर पहले की तरह नहीं सोया। उसके भीतर एक नई शांति थी, एक नया विश्वास था। भीषण गर्मी की पीड़ा पीछे छूट चुकी थी। नदियाँ भर चुकी थी। तालाब लबालब थे। पेड़ों पर आम और कटहल पक रहे थे। मछुआरों के जाल फिर से नदी में उतर रहे थे, और खेतों में धान के बीज अपनी पहली सांस ले रहे थे। बरसात केवल मौसम नहीं बदल कर गई थी, उसने पूरे गांव का मन बदल दिया था। और इसी बदले हुए मन के साथ सूरजपुर ने एक नई सुबह की ओर कदम बढ़ा दिया।